हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 3 जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द एनालिसिस, सो बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर। एंड आपको 31 से लेके 2 जनवरी तक का एनालिसिस नहीं मिला होगा। रीजन बीइंग क्योंकि ऑफ था, सब लोग छुट्टी पे थे, सब लोग वेकेशन पे थे। बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। सो नाउ विल कंटिन्यू विद दिस सीरीज, विद द एनालिसिस सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज, इट्स अबाउट द ईडब्ल्यूएस कोटा। देखो हुआ क्या। जब नीट का एग्जाम हुआ तो नीट के एग्जाम में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है। ऑल इंडिया कोटा के तहत, ऑल इंडिया कोटा के अंडर ईडब्ल्यूएस का भी रिजर्वेशन फिक्स कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर, जो उन्होंने ऑर्डर पास किया था। उसके चलते जो गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट कहां, स्टेट गवर्नमेंट थी, वो स्टेट गवर्नमेंट कहां चली गई, सुप्रीम कोर्ट में चली गई। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने क्वेश्चन रेज किया कि आप हमें यह बताओ कि ईडब्ल्यूएस के अंदर जो आपने 8 लाख रुपीस की जो इनकम क्राइटेरिया बना रखी है, कि आप 8 लाख के अंदर आपकी इनकम क्राइटेरिया होनी चाहिए, तभी आपको ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिलेगा। तो वो तो कॉन्ट्रडिक्ट करती है ओबीसीज के रिजर्वेशन के साथ, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कोटा उन लोगों को मिलेगा जो लोग अदर बेनिफिट नहीं उठा पाते, अदर रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं उठा पाते, है ना। तो इट, अच्छा, लोग बोलते हैं कि ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। ईडब्ल्यूएस इट्स फॉर द पीपल जिनको और किसी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता या नहीं लेना। अब जैसे कि मान के चलो कोई एससी है, अगर वो एससी का रिजर्वेशन नहीं ले रहा और वो ईडब्ल्यूएस के अंदर आता है, तो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन वो ले सकता है। वो कोई आपका ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास का है, उसको मिल रहा है रिजर्वेशन ओबीसी के अंडर, बट वो ईडब्ल्यूएस के अंडर भी आता है, तो वो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन भी ले सकता है। ठीक है। तो वही चीज थी कि ओबीसी, हम रिजर्वेशन की बात करें तो ओबीसी में एक कॉन्सेप्ट है क्रीमी लेयर का। तो जिन जिन की इनकम, जिन जिन ओबीसी की इनकम 8 लाख से ज्यादा है एनुअली, तो वो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं और वो ओबीसी रिजर्वेशन का उनको बेनिफिट नहीं मिलता। अब इसी चीज को लेकर कॉन्ट्रडिक्शन था कि आपने ओबीसी को तो आपने एक्सक्लूड कर दिया। तो सेंटर ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था और 1 हफ्ते के अंदर रिप्लाई भी किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला, उन्होंने बताया कि जो 8 लाख रुपीस का जो इनकम हमने इनकम जो क्राइटेरिया लगा रखी है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के अंदर, वो एक रीजनेबल कैप है। क्यों है? क्योंकि दो चीज उन्होंने बताई। पहली चीज उन्होंने बोली कि जब हम ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो हम लोग पास्ट फाइनेंशियल ईयर का इनकम देखते हैं। वहीं जब हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, तो हम लास्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की इनकम कैलकुलेट करते हैं, है ना। और ईडब्ल्यूएस का सिर्फ लास्ट ईयर का, पास्ट ईयर का जो निकल गया। और दूसरा जो उन्होंने बताया कि ओबीसीज के क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट में देखी जाए, ओबीसीज का जो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसमें जो 8 लाख रुपीस की इनकम है, उस इनकम में से एग्रीकल्चर इनकम हो गई, आपकी इनकम फ्रॉम सैलरीज हो गई, एंड अदर इनकम फ्रॉम दी अदर सोर्सेज, उन सबको एक्सक्लूड किया जाता है। बल्कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के अंदर जो 8 लाख रुपीस का इनकम क्राइटेरिया है, उसके अंदर सब चीज को इंक्लूड किया जाता है। आपकी चाहे इनकम फ्रॉम सैलरी हो, आपकी आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो, आपकी कैसी भी इनकम हो, सारी इनकम को इंक्लूड किया जाएगा। अगर वो 8 लाख के ऊपर निकल रही है तो ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा। लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन, ओबीसी क्रीमिलियर के अंदर ऐसा नहीं है। ओबीसी क्रीमिलियर के अंदर कैसा है कि सिर्फ आपकी सैलरी देखी जाती है और आपकी अदर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, ये सारी कैलकुलेट नहीं की जाती। तो इसलिए ओबीसी क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है, वो ज्यादा लीलियंट है एज कंपैरिजन टू दी आपका ईडब्ल्यूएस का 8 लाख वाला कॉन्सेप्ट, 8 लाख वाला कॉन्सेप्ट, ये क्राइटेरिया। तो ज्यादा 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 आपका बल्कि स्ट्रिक्ट है, ये बताया गया, ज्यादा स्ट्रिंजेंट ईडब्ल्यूएस का जो 8 लाख वाला क्राइटेरिया है एज कंपेयर टू दी ओबीसी क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया। मूविंग फर्दर, तो अभी दे दिया है ना, अभी आंसर तो दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेट्स सी अब इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज, सो इट्स अबाउट दी कि सेंसस जो होना था, जो फर्स्ट फेज, अब वो शिफ्ट हो गया सितंबर 2021 तक। मतलब जो फर्स्ट फेज जो कैलकुलेशन होनी थी सेंसस की, जो कि हर हर 10 साल में होती है, लास्ट 2011 में आया था, आना तो 2011 2021 में था, बट बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पोस्टपोन होता गया। तो अभी सर्वे अभी कंडक्ट नहीं किया जा रहा, तो अभी तक सर्वे कंडक्ट नहीं हुआ, है ना। डेटा कलेक्ट तो करना पड़ेगा ना, कि पॉपुलेशन कितनी हुई, सेक्स रेशियो, मैटरनिटी रेट और ये सारी चीजें, तो ये सारी चीज सेंसस में मिलती हैं, जिसके बेसिस पर गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज बनाती है और पब्लिक के सामने रखती है डेटा। और वही चीज बताएगी कि
इस बार जो डेटा कलेक्शन है वो अब सितंबर 2021 2022 तक एक्सटेंड हो चुका है। रीजन बीइंग क्योंकि रीजन बीइंग ये है क्योंकि अभी कोविड 19 बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, अच्छा दो चीजें होती हैं जब भी सेंसस का डेटा कलेक्शन की बात आती है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को एक्सपेंड नहीं कर सकते आप, ये 3 महीने पहले ही ऑर्डर आ जाता है। अब होता क्या है, जैसे कि मान के चलो डिस्ट्रिक्ट है, अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या आता है, तालुक आता है, सब डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, है ना, तहसील आती है, फिर आपका वार्ड आता है, तो ये सारी चीजें आती है, ब्लॉक आता है, ब्लॉक वार्ड, ये सारी चीजें आती हैं। अब मान के चलो कि आप एक पर्सन को भेजोगे एक लोकेलिटी में, ठीक है, अब आपने उस लोकेलिटी में उस पर्सन को डेटा कलेक्ट करने के लिए भेज दिया। अब अगले दिन ही उस लोकेलिटी की उस लोकेलिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एक्सपेंड कर दिया, मतलब अब जो वार्ड किसी ब्लॉक में आता था, अब वो वार्ड दूसरे ब्लॉक में आ रहा है, लेकिन उसका डेटा उस ब्लॉक का डेटा ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है। लेकिन अब उस ब्लॉक का जो एक पर्सन जो उस ब्लॉक के उस ब्लॉक के डेटा कलेक्शन के लिए था, अब वो उसी वापस में आ जाएगा, तो एक तरीके से ओवरलैपिंग ऑफ डेटा होने लगेगा। तो जहां पॉपुलेशन 10 लोगों की थी, वहां 11 लोगों की दिख जाएगी, क्योंकि ओवरलैपिंग हो गई। जैसे मान के चलो एक वार्ड है, ठीक है, अब एक वार्ड है, अब वार्ड किस में आता है, ये किस ब्लॉक में आता है, ए ब्लॉक में आता है, ठीक है। अब इसका ऑलरेडी 1 जनवरी को डेटा कलेक्ट हो गया, डेटा कलेक्ट कर लिया किसी पर्सन ने। अब हुआ क्या, ऑन द 2 जनवरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट चेंज कर दिए और इस वार्ड को किस में डाल दिया, ब्लॉक बी में डाल दिया। अब जब ब्लॉक बी में डाल दिया, तो ऑलरेडी एक में तो कलेक्शन तो हो ही गया इसका डेटा। अब बी का जो पर्सन है जो डेटा कलेक्ट करेगा, सेंसस करेगा, वो इसको भी कैलकुलेट करेगा, तो ऑलरेडी इन इस वार्ड की पॉपुलेशन जो है वो 2 बार कैलकुलेट हो गई। तो इसीलिए जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होता है वो 3 महीने पहले 3 महीने पहले, प्राय 3 मंथ्स, आपको इंटीमेशन दे देता है कि भैया आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को एक्सपेंड मत करिए, जैसा है वैसा का वैसा ही रहने दीजिए, ये चीज बताई गई। और बताया गया कि जो कलेक्शन ऑफ डेटा है अ, वो अभी डिफर्ड कर दिया गया है टिल सितंबर तक तो नहीं होने वाला। और हाँ, मई अप्रैल से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट चेंज नहीं होंगी, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बोल दिया है। इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज, बोलते हैं फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज लिमिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, तो तालिबान ने इंश्योर किया है कि जो जो लोग अफगानिस्तान में जिनकी पहले एम्बेसीज थी, जब सिविलियन गवर्नमेंट हुई थी, जब सिविलियन गवर्नमेंट थी जिनकी एम्बेसीज थी, वो फिर से एम्बेसीज खोल सकते हैं अपनी तालिबान में। और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम एम्बेसीज को सेव रखेंगे। इवन तो काबुल सेफ नहीं है ना, जहां पर एम्बेसीज, मेजोरिटी ऑफ द एम्बेसीज हैं, मेजोरिटी क्या, सारी एम्बेसीज काबुल में ही है, कैपिटल सिटीज में ही होती है एम्बेसीज। तो काबुल सेफ नहीं है, काबुल सिटी सेफ नहीं है, बट हम जहां जहां एम्बेसीज हैं, हम प्रॉमिस करते हैं सारी वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स को कि वी विल प्रोटेक्ट योर एम्बेसी, विल प्रोटेक्ट योर एम्बेसडर्स फ्रॉम एनी अटैक्स। मूविंग फर्दर, ये समझ में आएगा ऐसा तालिबान ने बोला क्यों, ये भी नेशनल न्यूज में पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा आपको। मूविंग फर्दर, सो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कल पब्लिक को इंश्योर किया है कि आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आप परेशान मत होइए। जरूर केसेस बढ़ रहे हैं, बट माइल्ड सिम्टम्स दिख रहे हैं लोगों के अंदर। मेजोरिटी मतलब 90% ऑफ दी, जो 90% से भी ज्यादा जिनको कोविड हो रहा है अभी, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है ही नहीं, उनका ट्रीटमेंट घर पे ही हो रहा है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब ऑक्सीजन बेड्स, जहां पर इस समय जब केसेस कम थे तो बहुत सारे लोगों ने ऑक्यूपाई करके रखे हुए थे, 1600 कुछ ऑक्सीजन बेड्स ऑक्यूपाई करके रखे हुए थे, लेकिन अभी सिर्फ कंपेयर किया जाए तो 100 से भी कम ऑक्सीजन बेड्स ऑक्यूपाइड है। और हमने ऑलरेडी हॉस्पिटल या हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमने उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और ये वाला जो वेरिएंट है वो इतना ज्यादा डेडली वेरिएंट नहीं है जिससे लोगों को परेशान होने की जरूरत पड़ेगी। मूविंग फर्दर, लेकिन उन्होंने एक चीज और बोली, उन्होंने ये चीज बोला है कि हाँ, जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकाल रही है उन ऑर्डर्स को आप फुलफिल जरूर करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर लगा रही। हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को एक बार में स्किप करेंगे। सो वी मूव टू द स्टेट पेज। सो व्हाट हैपन, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो स्टैब्लिश हुई थी वो हुई थी इन द ईयर 1922, है ना, ये हमेशा याद रखना, 1922 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी, और 2022 में इसके 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, सैनिटरी सेलिब्रेशन करना है, जिसके चलते
दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक पैनल बनाई गई, कमेटी बनाई गई, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड कमेटी, एंड उस कमेटी ने बोला है कि अराउंड हम लोग 10 करोड़ रुपीस डिसबर्स करेंगे, देने वाले हैं। एंड ये 10 करोड़ रुपए सेलिब्रेट करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटीज के 100 ईयर्स कंप्लीशन पर। और ये इवेंट जो है ना, सारे इवेंट जो है ना, वो 1 साल तक चलेंगे। तो इवेंट विल स्टार्ट फ्रॉम दी 1 मई एंड विल एंड ऑन आपका 30 अप्रैल 2023। 1 साल तक इवेंट चलने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेलिब्रेशन एज 100 ईयर्स कंप्लीशन। मूविंग फर्दर, so in the state of Odisha, because of the unexpected rain and hailstorm in some districts, तो जो पैडी क्रॉप्स हैं वो बहुत डैमेज हुई हैं, बहुत डैमेज हुई हैं। तो अब यही दिक्कत है। अच्छा, अब जो ऑलरेडी जिनकी क्रॉप्स थी, जो जिनमें जमीन में लिखी हुई थी, जो ऑलरेडी क्रॉप्स थी, जिनको अभी प्रोक्योर करना था, वो तो खराब हुई हुई। जो ऑलरेडी प्रोक्योर हो चुकी थी आपकी क्रॉप्स और मंडीज में खड़ी हुई थी, अब मंडीज में ऐसे कोई सेफ्टी तो होती नहीं है ना, ओपन है और बारिश गिर जाती है तो मॉइस्चर लग जाता है क्रॉप्स में। तो वही लोगों का कंसर्न है, फार्मर्स का कंसर्न है, स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्न है कि अब जो ऑलरेडी फार्मर्स अफेक्ट हो रहे थे बिकॉज ऑफ द अनसीजन रेनिंग, अब और ज्यादा अफेक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जब कोई फार्मर 1 कुंटल या 1 टन अपनी क्रॉप बेचता था तो वो लोग एक्स्ट्रा ले लेते थे, बोलते थे कि भाई आपकी लो क्वालिटी का है, आपकी लो क्वालिटी का क्रॉप है, तो आप 1 टन जरूर बेच रहे हो, बट 1 टन 1 कुंटल आप हमें दे दो, हम आपको 1 टन का ही पैसा देंगे, 1 कुंटल आप एक्स्ट्रा हमें दोगे। तो ये कंसर्न है फार्मर्स का। अब फार्मर्स का ये कहना है कि अब बिकॉज ऑफ द अनसीजन रेन एंड बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर, क्रॉप्स थोड़ी सी और डिग्रेड हुई है, क्वालिटी उनकी और डिग्रेड हुई है। तो अब जो लोग पहले 1 टन में 1 कुंटल लेते थे, अब वो 10 कुंटल लेना स्टार्ट कर देंगे। तो प्रॉब्लम फार्मर्स को होना स्टार्ट होने वाली है। ये चीज बोला है वहां के फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन ने, उड़ीसा के फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन ने। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द स्टेट न्यूज। सो व्हाट हैपेंड, सो राजस्थान ने बोल दिया है कि हम लोग लिग्नाइट इज अ टाइप ऑफ कोल, है ना, ये लिख लो, और इससे कम कार्बन इमिट होता है ना। लिग्नाइट क्या है, कम कार्बन इमिट होता है। इसमें इट्स ब्राउन इन कलर, इट्स नॉट ब्लैक इन कलर, इट्स अ डार्क ब्राउन इन कलर, एंड इट्स यूज्ड फॉर द पावर जनरेशन, और वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में लिग्नाइट जो कि टाइप ऑफ कोल है उसका यूज किया जाता है, और उसमें कम कार्बन क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको ज्यादा बहुत यूज किया जाता है। तो वही चीज बोला है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि हम लोग लिग्नाइट टाइप ऑफ कोल उसकी माइनिंग स्टार्ट कर देंगे, जिससे जो पावर जनरेशन अफेक्ट हो रही थी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, उसको प्रॉपर ट्रैक पे लाया जाएगा। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द स्टेट न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, सो तेलंगाना जो है वो ODF प्लस कैटेगरी में टॉप किया उसने। सो देखा जाए तो तेलंगाना टॉप जी ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस लिस्ट। तो आउट ऑफ 14,200 विलेजेस, अराउंड 13,737 विलेजेस इन दी स्टेट ऑफ तेलंगाना जो कि ODF प्लस उनको क्राइटेरिया मिल रखा है। अब देखा जाए तो बहुत 3 टाइप के ODF होते हैं, ठीक है। पहला होता है सिंपल ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री। ODF का मतलब कि एट एनी पॉइंट ऑफ डे या एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उस लोकेलिटी में, उस और सिटी में, उस विलेज में कोई भी ओपन डेफिकेशन नहीं कर रहा है ना, उसको ODF मिल जाता है। फिर होता है ODF प्लस, मतलब कि उस लोकेलिटी, उस सिटी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ वे डे, कोई भी पर्सन ना तो यूरिनेट कर रहा है ना ही डेफिकेशन कर रहा है, और उसके साथ साथ प्लस जितने भी कम्युनिटीज एंड टॉयलेट सेंटर्स बने हुए हैं वो वेल मेंटेन्ड है। फिर होता है आपका ODF प्लस प्लस, जो कि आपको याद हो, हमने एक बार पढ़ा था न्यूज़पेपर में, हैदराबाद को मिल रखा है ODF प्लस प्लस, है ना, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिल रखा है। ODF प्लस प्लस में क्या होता है कि आप ये दोनों कंडीशन तो फुलफिल करते हो, यूरिनेटिंग एंड डेफिकेशन तो होती नहीं है, उसके साथ साथ आप कम्युनिटीज एंड टॉयलेट्स को भी वेल मेंटेन करते हो। और थर्ड जो पॉइंट है ODF प्लस प्लस में, वो आपको फुलफिल करना होता है कि जो सीवेज होता है, उस सीवेज को आप सही तरीके से वाटर को ट्रीट करोगे, है ना। और सीवेज का जो पानी है वो पब्लिक रोड्स पे नहीं आना चाहिए, उन
उसके सीवेज के वाटर को, अनट्रीटेड वाटर को ट्रीट करने की जरूरत है। तो प्लांट्स लगे होने चाहिए, ये सारी चीजें बताई गई। ये होता है 3 टाइप के ओडीएफ। तो वही बताया गया कि ओडीएफ अभी स्वच्छ भारत मिशन रूरल या इसको ग्रामीण बोलता है, फेज 2 प्रोग्राम का भी सर्वे हुआ, उसमें पता लगाया गया कि भाई तेलंगाना स्टेट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। अराउंड 94% ऑफ 96% ऑफ द विलेजेस आर have been given open defecation free plus certificates। और सेकंड नंबर पे आते हैं तमिलनाडु विद ओनली 35.39%। मूविंग फर्दर ऑन द एडिटोरियल पेज। सो आज हमारे चार एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन, दिस एनएसपी कैन नॉट चेंज पाकिस्तान डायरेक्शन, इसको हम पढ़ने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। सेकंड वन, इट्स अबाउट दी गवर्नमेंट ने जो एक स्कीम लॉन्च करी थी 2017 में, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए थी, इसको हम पढ़ने वाले हैं। द सेकंड वन इज अबाउट के अभी रिसेंटली जीएसटी काउंसिल ने लास्ट मीटिंग में डिसीजन लिया था कि हम टेक्सटाइल्स पर जीएसटी 5% या 12% बढ़ा देंगे, लेकिन फाइनली ऑन द न्यू ईयर ईव फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है कि हम लोग नहीं बढ़ाने वाले हैं, 5% ही रखेंगे, उसको लेकर है। एंड द फोर्थ वन, इट्स अबाउट दी क्रिप्टो के बारे में, कि गवर्नमेंट ने अभी जो क्रिप्टो को लेकर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उससे रिलेटेड है, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। चल, सो हियर वी स्टार्ट द एडिटोरियल। सो विल मूव टू द फर्स्ट एडिटोरियल, दैट्स अबाउट दिस एनएसपी कैन नॉट चेंज पाकिस्तान डायरेक्शन। तो अभी हुआ क्या, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी, 36 मीटिंग थी ऑन December 27, और उस मीटिंग में कंट्री का पहला पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को अप्रूव किया गया। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को अप्रूव किया गया, और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो 5 साल तक चलेगी, मतलब फ्रॉम 2022 टू 2026 तक। अब देखा जाए तो इसमें, इस एनएसपी में किस चीज के बारे में एनएसपी, तो बताया गया कि दिस एनएसपी इंश्योर्स व्हाट, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड डिग्निटी ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि भैया कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी को हम एक बिल्कुल कोर क्राइटेरिया पे लेंगे। हम लोग अब हमेशा से, हम लोग जब सिक्योरिटी की बात होती थी तो हम सिक्योरिटी को मतलब सिर्फ एज आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर चलते थे, लेकिन नाउ अब हम लोग इकोनॉमिक सिक्योरिटी को कोर मान के चलेंगे। ठीक है, और एक चीज और बोली गई कि एनएसपी ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट, नेशनल फॉरेन, आपकी फॉरेन पॉलिसी को भी इंक्लूड करेगा, टेररिज्म को भी इंक्लूड करेगा, आपकी वाटर सिक्योरिटी को भी इंक्लूड करेगा, और डेमोग्राफिक्स को भी इंक्लूड करेगा। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग को चेयर किया और बोला गया कि एनएसपी का जो अप्रूवल है वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट था, है ना, पाकिस्तान के लिए, और ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब यहां जो ऑथर है ना, विवेक काटजू, ये आपके फॉर्मर इंडियन फॉरेन सर्विस रह चुके हैं ये। ठीक है, आईएफएस में ये काम कर चुके हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में आईएफएस ऑफिसर नहीं है थे, मतलब उन्होंने बोला कि जब अप्रूव किया गया तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स तो बता दिए, ये बता दिया इसमें क्या लिखा हुआ है, और अदर इश्यूज हम कैसे कैसे हम लोग इस इश्यूज को कैसे इंक्लूड करेंगे एनएसपी के अंदर, क्या क्या इश्यूज इंक्लूड किए जाएंगे। बट पब्लिकली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को पब्लिक नहीं किया गया। जब गवर्नमेंट से पूछा गया तो गवर्नमेंट का रिप्लाई ये आया, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो रिप्लाई था वो ये आया कि भैया हम लोग विद इन अ फ्यू डेज हम लोग इसको पब्लिश करने वाले हैं, विद इन अ फ्यू डेज। वहीं जब आर्मी से पूछा गया, पाकिस्तान की आर्मी से, तो पाकिस्तान की आर्मी का कहना था कि हम लोग अराउंड 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर इस पॉलिसी को पब्लिश कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो मेजर कंसर्न है ऑथर का वो ये है कि जब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की बात की गई तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जो मेन कोर क्या लिया गया, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, है ना। अब सोचना, अपने समझ में आ जाएगा धीरे धीरे चीजें। तो जब हम पाकिस्तान की आर्मी की बात करते हैं तो पाकिस्तान की आर्मी सारे तरीके से सारी चीजों को कंट्रोल करती है, सारी चीजों को कंट्रोल करती है। अब वो कंट्रोल कैसे करती है, उसके कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब उस लोगों को बोलती है कि भाई देखो हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं, हमें उन एक्सटर्नलिटीज से हमें लड़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। तो डिफेंस में बहुत ज्यादा पैसा पाकिस्तान की आर्मी ले लेती है, और अदर जो वेलफेयर स्कीम्स होती है उनके लिए पाकिस्तान के बजट में पैसा बचता ही नहीं है ना। जब बचता नहीं है पाकिस्तान की आर्मी के लिए पैसा, तो
अब देखा जाए तो पाकिस्तान की आर्मी बेवकूफ बनाती है उनके पब्लिक को, ये ऑथर का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑथर का कहना है। ये चीज उन्होंने बोला कि मेजोरिटी ऑफ द रिसोर्सेज जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री में यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर आपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाई और आप उसको डिले कर रहे हो पब्लिक के सामने लाने से, तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इंटरफेयर कर सकती है चेंज इन दी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। क्योंकि कोई भी लोग, कोई भी पर्सन, आप भी हो, अगर आपको अभी 1,000 रुपए मिल रहे हैं, है ना, अब आपको कैसे ही मिल रहा हो, आपका किसी का कट, मतलब ऐसा मान के चलो आपको 1,000 रुपीज मिल रहा है, लेकिन आप डिजर्व नहीं करते 1,000 रुपीज, आप डिजर्व करते हो 500 रुपीज, आपको 500 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। लेकिन आगे चलकर 2-3 महीने बाद आपको 1,000 रुपीज की जगह 500 रुपए ही मिलने लगे, 500 रुपए कट हो जाए आपके, क्योंकि आपकी जरूरत ही उतनी थी। लेकिन आपके पास पावर है कि उन 1,000 रुपीज को आप रिस्टोर करा सकते हो, तो आप रिस्टोर कराओगे ना। तो वही चीज ऑथर का कहना है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसका रिसोर्स कर्टेल हो जाएगा, उसके रिसोर्स कर्टेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इकोनॉमिक सिक्योरिटी को कोर में लेके चल रहे हो। तो मतलब आप वेलफेयर स्कीम्स बनाओगे, पब्लिक के लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाओगे, तो आपके लिए पैसा चाहिए, आप पैसा चाहिए, तो आप कट डाउन कहां से करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप मिलिट्री के जो फंड है, मिलिट्री को जो बजट एलोकेट करते हो, एक्स्ट्रा बजट एलोकेट करते हो, उससे आप उनको कटेल करोगे, उनको कट डाउन करोगे। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इंटरफेयर कर सकती है और वो कभी भी एग्री नहीं करेगी कि उनकी जो पावर है वो रिड्यूस हो, है ना। और फिर आगे यही बताया गया कि पाकिस्तान के लिए हमेशा आर्मी फर्स्ट रही है, हमेशा से आर्मी फर्स्ट रही है। जब हम बात करते हैं आपकी 40 साल पहले, तो जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के उस समय थे जियाउल हक। जियाउल हक का कहना यही यही था कि उन्होंने पाकिस्तान को कंपेयर कर लिया था इंडिया के साथ। और किस चीज में कंपेयर कर लिया था? उन्होंने बोला था कि देखो, पाकिस्तान की आर्मी को अगर इंडिया की तरह बनना है और इंडिया को कंट्रोल करना है, उन्होंने डायरेक्टली ऐसे बोला था, इंडिया को कंट्रोल करना है तो हमें डिफेंस डिफेंस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। तो जिससे देखा जाए तो पाकिस्तान के जो लोग थे, पाकिस्तान की पब्लिक थी, वो सच भी मान गई थी। और तभी से सिनेरियो चेंज हो गया और मेजोरिटी ऑफ दी जो बजट है पाकिस्तान का वो डिफेंस में यूज किया जाता है। रिसोर्सेज जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री यूज करती है, उन पर ही सब पूरा कंट्रोल है। अब ऑथर का यही कहना है कि अगर एनएचपी आ जाता है तो पाकिस्तान के सिस्टम में सस्टेनेबल चेंज लेके आएगा, गवर्नेंस में चेंज लेके आएगा, और ये पहला स्टेप होगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री एक्सपेंडिचर में ट्रांसपेरेंसी लेके आ जाएगा। ठीक है, पता तो लगेगा कितना खर्च होता है। सॉरी गाइस, सो सॉरी। फिर ऑथर का यही कहना है कि देखो, अगर पाकिस्तान को सही में इकोनॉमिक सिक्योरिटी लेके आनी है, वेलबींग रखना है, तो जो उनका इंडिया की तरफ ऑब्सेशन है उसको कम करना होगा। अब इंडिया की तरफ ऑब्सेशन मतलब, देखो, उनका सिंपल सा कहना है कि जब भी हम बात करते हैं ना, तो वो इंडिया के पॉलिसी को लेकर वो हमेशा हमेशा वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जिनके लिए वो खुद उनको उनकी उनकी इकोनॉमिक उनके उनकी इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान के लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। जैसे जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा, जो 370 हटा था, तो पाकिस्तान का हमेशा स्टैंड क्या रहा है? हमेशा यही स्टैंड रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड लैंड है, उसमें हमारा भी हक है। इंडिया बोलता है हमारा हक है। इंडिया ने आर्टिकल 370 हटा दिया और जो इंडिया की क्लेम्ड टेरिटरी है उस पर पूरा कंट्रोल बना लिया, है ना। पहले भी था लेकिन अब और अच्छे तरीके से कंट्रोल हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया अब तो। लेकिन उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने इकोनॉमिक ट्रेड्स कम कर दिए, इकोनॉमिक ट्रेड्स बंद कर दिए आपके इंडिया के साथ। लेकिन ऑथर का यह कहना है कि आप इस चीज का ऑब्जेक्शन कर सकते थे, आप इस चीज को यूएन में लेके जाते, आप इस चीज को स्ट्रांगली इसके अगेंस्ट में खड़े रहते, लेकिन आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद नहीं करते, आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखते, उससे पाकिस्तान को ज्यादा बेनिफिट होता। अब इंडिया के लिए तो ऑल अदर नेबरिंग नेशंस इनका ट्रेड कर सकता है ना। तो ये चीज ऑथर ने बताया। तो उन्होंने बोला कि इंडिया के बिना वो इंडिया के साथ अगर वो टाइज नहीं रखेंगे तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया इट्स वन ऑफ द ग्रेट नेबरिंग नेशन, वन ऑफ द लार्जेस्ट, नॉट ग्रेट, वन ऑफ द लार्जेस्ट नेबरिंग नेशन। और अगर आप लार्जेस्ट नेबरिंग नेशन के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है ना, तो आप कभी भी डेवलप नहीं कर सकते। आप यूएस कनाडा को देख लो, यूएस कनाडा बहुत अच्छे रिलेशन है, तभी यूएस और कनाडा दोनों ही पॉस्परस नेशन है, दोनों ही अच्छे नेशन है, G7 के अंदर उनका नाम आता है। आप जहां जहां एक एक नेबर्स जो है वो अगर एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे को बिल्कुल काउंटर पार्ट मानते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वहां वो कंट्री कभी ग्रोथ ही नहीं कर पाती। जैसे एग्जांपल अगर आप ले सकते हो तो अफ्रीका के नेशंस देख लो, आप आर्मेनिया, अजरबैजान देख लो,
अभी वॉर हुआ था, तो प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रही, इकोनॉमी में प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा। तो वही चीज ऑथर का कहना है कि आपको इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखे रहने पड़े। और दूसरी चीज ऑथर ने बोला कि जब भी हम पाकिस्तान की बात करते हैं ना, और स्पेशली इमरान खान गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, तो हमेशा से इमरान खान गवर्नमेंट ने यही बोला है कि पाकिस्तान को हम मॉडर्न इस्लामिक फेथ पे हम उस लाइन पे हम लोग पाकिस्तान को लेके जाएंगे। बट रियलिटी में हम देखा जाए तो रियलिटी में जो रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, और इंडिया ने उन ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर कर रखा है, उनकी ज्यादा बातें सुनी जाती हैं पब्लिक में। पब्लिक पब्लिक को ज्यादा इन्फ्लुएंस वो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट उन लोगों पे, उन ऑर्गेनाइजेशन पे स्टेप्स लेती भी नहीं है। जैसे कि अभी पंजाब के गवर्नर ने बस एक स्टेटमेंट दिया था कि जो स्ट्रिंजेंट लॉ है, रिलीजियस लॉ है, उसको चेंज करना चाहिए। तो उनका असेसिनेशन हो गया, और जिस पर्सन ने उनका असेसिनेशन किया था उनको फांसी की सजा हो गई। और उस पर्सन जिसको फांसी की सजा हुई, जिसने असेसिनेशन किया था, उसको मार्टर डिक्लेयर कर दिया गया। उसके टोम पे ज्यादा लोग जाते हैं, उसको उसको एक तरीके से उसको ग्रेट हीरो बना दिया। तो वही चीज बताई गई, जो मॉडर्न इस्लामिक फेथ है और मॉडर्न इस्लामिक रूट पे जो पाकिस्तान जाना चाह रहा है, वो नहीं जा पा रहा, बिकॉज बिकॉज ऑफ सम रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इन इन द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। उसी चीज को लेकर आगे ऑथर ने बोला कि पाकिस्तान को ये भी इन चीजों पर भी स्टेप्स लेना चाहिए अगर उन्हें इकोनॉमिक पॉलिसीज या इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेकर आगे बढ़ना है तो। फिर उन्होंने आगे बताया कि चाइना एज एंकर। तो ऑथर ने फिर लास्ट में यही बोला है कि देखो, बिना इंडिया के कुछ नहीं होने वाला। आप चाइना को कितना भी करीब मान लो, चाइना को आप कितना भी आयरन फ्रेंड बना लो, ये सारे नेशन जो हैं, वो नेशंस, ऐसे नेशंस, चाइना हुआ, यूएस हुआ, या आप फायदा देखते हैं, वो अभी पाकिस्तान को फायदा दिख रहा है, क्योंकि उन्हें अफ्रीकन नेशंस और आपके मिडिल ईस्ट से उनको अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं। तो पाकिस्तान को वो एज अ रूट लेके चलेंगे, तभी तो पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। तो वही चीज बोलेगी, पोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं तो वो अपने बेनिफिट के लिए डेवलप कर रहे हैं, पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए डेवलप नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो वही चीज ऑथर का लास्ट में यही कहना है कि जो भी रिस्पेक्टिव ऑफ एनएसपी, जो भी एनएसपी बोलता है, पाकिस्तान के जो पीपल हैं उनको ह्यूमन सिक्योरिटी और सक्सेसफुल इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर उन्हें सिक्योरिटी लेके चलनी है, ह्यूमन सिक्योरिटी लेके चलनी है, और सक्सेसफुल इकोनॉमी बनाना है पाकिस्तान को, तो इंडिया के साथ उनको अच्छे रिलेशंस बना के रखने पड़ेंगे, कोऑपरेटिव टाइज बना के रखने पड़ेंगे। ये चीज ऑथर का कहना है। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, एंड दैट्स अबाउट द स्टेट स्कीम्स कैन कास्ट अ लाइफ लाइन टू दिस वेलफेयर प्लान। अब ये है क्या? अच्छा, ये जो एडिटोरियल लिखा है ना, ये उड़ीसा के एमपी ने लिखा है, बट उन्होंने न्यूट्रल होके लिखा है ना। ऐसा मत सोचना कि भाई ये पॉलिटिशियन है तो उन्होंने गलत लिखा है एडिटोरियल, या फिर हो सकता है अपनी पार्टी की तरफ इंक्लाइन हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, इंक्लाइन तो है, दिखता है, वो अभी दिख जाएगा आपको। बट इन्होंने जो एडिटोरियल लिखा है, डेटा के साथ लिखा है और न्यूट्रल होके लिखा है। ऑथर ने यहां जो डिस्कस किया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब इसके अंडर जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उस प्रेग्नेंट वुमेन को कैश इंसेंटिव मिलता था 5,000 रुपए का, जो कि डायरेक्टली उसके बैंक में या पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में ट्रांसफर होता था। और इट विल ओनली फॉर दी वुमेन ऑफ फर्स्ट लिविंग चाइल्ड के लिए, मतलब जो वुमेन पहली बार प्रेग्नेंट हुई है और जिसका पहला लिविंग चाइल्ड है, उसके लिए ये मैटरनिटी बेनिफिट था, है ना। और देखा जाए तो इंडिया जो है, वर्ल्ड के जितने भी टोटल चाइल्ड बर्थ है, उसका 1/5 चाइल्ड बर्थ इंडिया में होता है ना। और इंडिया की जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो अराउंड 113 है, एज पर दी 113 पर 1 लाख लाइव बर्थ। मतलब 1 लाख लाइव बर्थ में से 113 मदर्स की डेथ हो जाती है बाय गिविंग बर्थ टू देयर चाइल्ड। ठीक है, ये चीज बताया गया। और इसी चीज को लेकर गवर्नमेंट जो है ये स्कीम लेके आई थी, और स्कीम का जो एम था वो यही था कि हेल्थ जो है वो इंप्रूव करेगी, हेल्थ इंप्रूव इसी से करेगी। और इसीलिए कंपल्सन दिया जा रहा था क्योंकि मेजोरिटी ऑफ दी जो वुमेन थी, जिनका मेटर्निटी मोर्टेलिटी रेट में जो 113 के अंदर आती थी, वो थी कौन सी? अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, काम अनऑर्गेनाइज लेबरर जो थी, वुमेन लेबरर थी, वो उनकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि वो ज्यादा फोकस नहीं करती थी अपनी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था, तो इसलिए उन्हें काम करना पड़ता था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उनको कैश इंसेंटिव देना स्टार्ट किया अंडर दिस स्कीम। ठीक है, तो उनका जो वेज लॉस है, वेज लॉस कवर हो जाए, ये चीज बताया गया। लेकिन ऑथर ने ये बोला कि अभी हम बात करें तो प्रधानमंत्री मृत्यु वंदन योजना जो है वो अभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, बल्कि वो थोड़ी थोड़ी खराब होती जा रही है। कैसे? उन्होंने बताया कि इस स्कीम के अंडर, इस योजना के अंडर अराउंड 1-2 करोड़ वुमेन को कवर करना था, 2 करोड़ वुमेन कवर करना था, और
टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट करना था वो था 8,722 करोड़ रुपीज। ठीक है, ये चीज ऑथर ने बताया। लेकिन जो एलिजिबल पॉपुलेशन थी, वो एलिजिबल पॉपुलेशन कितनी थी? 128.7 लाख वुमेन। क्योंकि आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होती है, तब जाके आपको 5,000 का इंसेंटिव मिलता है। योजना के अंदर सारी वुमेन कवर्ड तो होंगी, लेकिन सबको कैश इंसेंटिव नहीं मिलेगा। कैश इंसेंटिव उनको मिलेगा जिनको सही में पैसे की जरूरत है। अब जो वेल ऑफ फैमिली से उसको 5,000 रुपए देकर कुछ होने वाला तो है नहीं, है ना? तो वो या उनको 5,000 रुपए देकर ही आप किसी का हक छीन लोगे। तो इसीलिए जो एलिजिबल वुमेन है उनको ही कैश इंसेंटिव मिलता था योजना के अंडर, स्कीम के अंडर। और कितने एलिजिबल वुमेन थी? 128 लाख वुमेन। लेकिन 2017-2018 की रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि गवर्नमेंट ने सिर्फ 51.70 लाख वुमेन को बेनिफिट किया है इस स्कीम के अंदर, जिसमें से पता लगता है कि अराउंड 40% ही वुमेन, एलिजिबल पॉपुलेशन ऑफ वुमेन बेनिफिट हो पाई, और 60% ऑफ दी जो वुमेन है वो एक्सक्लूड कर दी गई, जो कि एलिजिबल थी, जो कि जिनका राइट था अंडर दिस स्कीम, अंडर दिस योजना, टू गेट कैश इंसेंटिव ऑफ 5,000 रुपीज, उनको नहीं मिला। डीसी ऑथर ने बताया। फिर आगे ऑथर ने बताया कि अब तो और बुरी हालत हो गई, क्योंकि पहले देखा जाए तो अभी जो 2020 और 2020 2021 2022 का जो बजट था, इस बजट में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो बजट था वो 20% से रिड्यूस कर दिया गया इस फाइनेंशियल ईयर में। 2021 के फाइनेंशियल ईयर में द बजट ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट का 20% से कट डाउन कर दिया गया। अब वो उसके रीजन अलग अलग हैं। कुछ लोग बोलेंगे भाई कोविड-19 का क्राइसिस आया था, इसी वजह से कट डाउन करना पड़ा। लेकिन जो भी है 20% तक कट डाउन हुआ। और पहले क्या था कि प्रधानमंत्री मृत्यु वंदना योजना अलग उसका बजट एलोकेट होता था, और भी अलग स्कीम थी उनका बजट अलग अलग बजट एलोकेट होता था। अब जैसे कि कैसे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, आपका जेंडर बजटिंग रिसर्च ट्रेनिंग, इन सारी जो स्कीम्स थी, इन सारे जो प्रोग्राम थे, इनकी अलग बजट एलोकेट होती थी। बट इन दिस फाइनेंशियल ईयर, इन दिस फिजिकल ईयर, इन सारी स्कीम्स को एक बना दिया गया, एक अम्ब्रेला के अंदर रख दिया गया, सामर्थ्य। सामर्थ्य एक उन्होंने टर्म दिया, और सामर्थ्य के अंदर सारे प्रोग्राम्स को, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री मृत्यु वंदना योजना, उसको भी इंक्लूड कर दिया। और उस पूरे सामर्थ्य का जो ओवरऑल बजट है वो 2,522 करोड़ रुपीस है, जो कि अगर हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अकेला सिर्फ प्रधानमंत्री मृत्यु वंदना योजना का बनता था। जो अभी ओवरऑल सारा क्यूमुलेटिवली सारे स्कीम्स का जो बजट है ना, वो सिर्फ पहले इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर सिर्फ आपका जो हम योजना की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मृत्यु वंदना योजना, उसका अकेला बजट हुआ करता था। फिर ऑथर ने यही बताया गया, अब यहां पर ऑथर ने थोड़ा सा यही बता दिया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा अच्छा फंक्शनिंग कर रही है, तो ये मत पढ़ना, बस हाँ ये जरूर पढ़ लेना कि स्टेप्स क्या क्या लेने चाहिए। तो ऑथर ने 3 स्टेप्स बताए कि 3 स्टेप्स लेने चाहिए, तब जाके ये स्कीम सक्सेसफुल हो पाएगी और इनहेंसिबिलिटी दिख पाएगी। पहला, कि अभी इस स्कीम के अंडर सिर्फ आप फर्स्ट लिविंग चिल्ड्रन को आप इंक्लूड करते हो, उन्हीं को आप कैसे इंसेंटिव देते हो, बट व्हाट अबाउट दी सेकंड लाइफ बर्थ, उसको भी इंक्लूड कर देना चाहिए। ये पहला पॉइंट उन्होंने बोला है, क्योंकि जो पहले स्कीम थी जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लेके आई थी, इंदिरा गांधी के नाम पे जो स्कीम थी, उसके अंदर सेकंड लाइफ बर्थ को भी इन कैश इंसेंटिव मिलता था, बेनिफिट मिलते थे। लेकिन इस योजना के अंदर सिर्फ आप फर्स्ट लाइफ बर्थ को आप बेनिफिट देते हो, सेकंड लाइफ बर्थ को बेनिफिट नहीं देते। तो सेकंड लाइफ बर्थ को भी आप इंक्लूड करो, दूसरे बच्चे का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इंक्लूड करना पड़ेगा। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि अभी जो मैटरनिटी बेनिफिट अमाउंट देते हो उसको और ज्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप 5,000 रुपए कैलकुलेट करते हो, तो आप खुद अगर आप 202 रुपए अगर आप मनरेगा के तहत लेके चलोगे, तो भी मनरेगा का पैसा आगे बढ़ रहा है, मनरेगा का पैसा ज्यादा एक्सीड कर रहा है एज कंपेयर टू 5,000 रुपीज। ठीक है, ये चीज बताया गया। तो आपको 15,000 मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा वुमेन को। और थर्ड चीज उन्होंने बताई, वो यही बताया कि प्रधानमंत्री मृत्यु वंदना योजना के अंदर अगर आपको बेनिफिट लेना है किसी वुमेन को, तो उसको बहुत सारे कार्ड्स देने पड़ते हैं, उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जो कि गरीब लोगों के पास नहीं होते या खो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी केयर नहीं कर पाते हैं। उनके लिए पहली बात तो यह है कि उनका डेली अर्निंग होती है, और डेली अर्निंग और डेली कंजम्पशन होता है ना, तो वो ज्यादा इतना करते नहीं है। तो हमें जो प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके जो बेनिफिशियरीज है उनका रजिस्ट्रेशन जो है इंक्रीज होगा। ये चीज उन्होंने 3 स्टेप्स बताए, जिससे हम प्रधानमंत्री मृत्यु वंदना योजना जो है, मृत्यु मतलब इट्स नॉट अबाउट डेथ,
मातृ लिख लो, मातृ, ठीक है, मातृ वंदना योजना के अंदर ज्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे। मूविंग फर्दर, सो इट्स पैचवे पॉलिसी। तो ये एडिटोरियल जो है ये बता रहा है बेसिकली कि जो टेक्स कल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया था, कल नहीं, डे फॉर यस्टरडे, कि हमने जो डिसीजन लिया था जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कि टेक्सटाइल में जो 5% 12% हम जीएसटी बढ़ा देंगे, उसको हम अभी पॉज रख रहे हैं। एंड फॉर द ईयर ऑफ 2022 या फिर फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 ये एक्सटेंड नहीं होने वाला। उस चीज को लेकर ऑथर ने बताया कि देखा जाए तो ये जो जीएसटी बढ़ा रहे थे ये प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट करता, प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट करता मतलब प्रोड्यूसर्स वो जो जो इंडिया की इकोनॉमी में 2% कंट्रीब्यूट करते हैं और एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जरूर जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते, सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट करते हैं, बट आपका एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा देते हैं ये लोग, टेक्सटाइल मिल्स और ये सारी चीजें, तो प्रोड्यूसर्स को ज्यादा बेनिफिट होता। लेकिन जो गवर्नमेंट ने किया, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेंट गुजरात को लेकर प्रोग्राम, जो अभी प्रोग्राम होना है, वाइब्रेंट गुजरात प्रोग्राम होना है, उस चीज को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, ये चीज गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था, उस चीज को लेकर क्रिटिसाइज किया है ऑथर ने। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, सो आई विल रिकमेंड कि आप एडिटोरियल खुद पढ़ें, क्योंकि ऑलरेडी ये वाला सेम एडिटोरियल समझा चुके हैं। एंड इट्स अबाउट कि आप क्रिप्टो करेंसी को क्यों लीगलाइज नहीं करना चाहिए। और गवर्नमेंट का जो अभी स्टेटमेंट था कि भैया कि क्रिप्टो करेंसी को तो हम नहीं मानेंगे, बट हाँ क्रिप्टो करेंसी से जो एसेट्स खरीदे गए उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उसी चीज को कॉन्ट्रडिक्ट किया है ऑथर ने। उन्होंने बोला कि देखो, आप एसेट तो तब होगा ना जब आप क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करोगे या क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो जो क्रिप्टो करेंसी से एसेट खरीदे गए उनकी वैल्यू भी तो कैसे बढ़ेगी। सिंपल सा ऑथर का यहाँ का आंसर है, तो रीड इट, है ना। बाकी ऑलरेडी अपन एक बार डिस्कस कर चुके हैं ये वाला एडिटोरियल। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेशनल न्यूज, सो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमिटी बनाई थी, आपका जस्टिस आरवी रविंद्रन कमेटी ऑन दी पेगासस इशू को लेकर, उस चीज को लेकर ऑथर ने, सुप्रीम पैनल ने यही बोला है, सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने यही बोला है कि भाई जो लोग टारगेट हुए हैं इस पेगासस स्पाईवेयर के अंडर, वो आप आए हमें रिपोर्ट करें। अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो हम उस पर डिटेल एनालिसिस नहीं कर सकते। और एक और क्वेश्चन जो कमेटी ने रेज किया, वो कमेटी के पास है, वो ये है कि पेगासस किस किस ने यूज किया, किस स्टेट ने यूज किया, किस सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूज किया, किस स्टेट गवर्नमेंट ने यूज किया, किस एजेंसी ने यूज किया, अगर यूज किया तो किस लॉ के अंडर। तो उसके लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि किन किन लोगों का राइट इन्फ्रिंज हुआ है। ये चीज ऑथर का कहना है। देन जो पैनल बैठी थी, वही फर्स्ट पेज में जो न्यूज थी ना, कि पैनल ने बोला है कि ईडब्ल्यूएस इनकम क्राइटेरिया जो है बिल्कुल सही है, उसी चीज को लेकर यहां पर बताया गया कि परफेक्ट क्राइटेरिया बनाया गया है, इसमें कुछ खराबी नहीं है। मूविंग फर्दर, सो कल गवर्नमेंट ने नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है उसको ड्राफ्ट कर दिया गया है, और कुछ स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी बताए गए। उन्होंने यही बताया कि गवर्नमेंट ने, देखो पहले तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इस पॉलिसी के अंदर 2 टियर की गवर्नेंस होगी, गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा। तो पहला जो होगा, अब सबसे जो अपेक्स बॉडी है, मतलब सबसे जो मेन बॉडी होगी, गवर्निंग बॉडी, उसका नाम होगा एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। और उसके साथ साथ जो सेकंड टियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, वो हर एयर स्पोर्ट्स का, हर एयर स्पोर्ट्स का एसोसिएशन होगा। अब जैसे कि स्काई डाइविंग है, तो स्काई डाइविंग एसोसिएशन इज अ सेकंड गवर्नमेंट टियर, ठीक है। तो प्राइमरी तो है, अपेक्स तो है, अपेक्स एक ही रहेगा, और बाकी जो सेकंड गवर्नमेंट टियर रहेगी वो हर एयर स्पोर्ट्स की अलग अलग एसोसिएशन रहेगी। ये चीज बताएगी। और ये बोला गया कि एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर होगी, जो कि ऑटोनोमस बॉडी होगी, एंड वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। आपका जो गेम्स होते हैं, एयर स्पोर्ट्स गेम्स होते हैं, उसमें वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है। फिर आगे यही बताया गया पॉलिसी के अंडर कि जितने लोग भी हैं और जितनी भी एंटिटीज हैं जो कि एयर स्पोर्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उन सबको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, सारे मेंबर्स को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, ठीक है। ये चीज बताएगी। और अब ये पॉलिसी बनाई इसी वजह से गई है कि ये डोमेस्टिक डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को प्रमोट कर सके, है ना, जिससे हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ सकें। मूविंग फर्दर, तो हमने पहले फ्रंट पेज में न्यूज पढ़ी थी ना कि तालिबान ने प्रॉमिस किया कि हम एम्बेसीज को सेव रखेंगे। वैसे से रखेंगे क्योंकि इंडिया ने फूड ग्रेन्स और कोविड-19 वैक्सीन को सप्लाई किया है अफगानिस्तान में। तो एक ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करी इंडिया ने। उसी चीज को लेकर, उसी चीज के रिटेलिएशन में तालिबान ने
सबको बोला है, इंश्योर किया है कि भाई जिन जिन की एम्बेसीज पहले अफगानिस्तान में थी वो एम्बेसीज आप खोल सकते हो और हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, इसलिए क्योंकि इंडिया ने उनको ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया है। एक चीज जरूर लिख लेना कि जो सबसे लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइज, वो है मिलान। मिलान। और अभी 2022 में अराउंड 47 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। चाइना भी पार्टिसिपेट करेगा, क्वाड कंट्रीज भी, और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस भी, बहुत सारे नेशंस पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। और 47 कंट्रीज, 46 टू 47 कंट्रीज को इन्विटेशन भेजा है, एंड मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन दिस नेवल एक्सरसाइज। मूविंग फर्दर, सो यही बताया गया कि जो पैनल बनाई गई थी पार्लियामेंट में अबाउट द इंक्रीजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल फ्रॉम 18 टू 21 ईयर्स, उसमें सिर्फ एक वुमेन एमपी है, उस पैनल में सिर्फ एक वुमेन एमपी है। एंड पैनल कंसिस्ट ऑफ अराउंड 31 मेंबर्स, और एक वुमेन है बस, और कोई नहीं है, बाकी सब मेल है। मूविंग फर्दर, सो बताया गया कि कल रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए थे 15 से 18 ईयर्स के वैक्सीनेशन के लिए। तो एक दिन में 6 लाख एडोलेसेंट्स ने अपने आप को रजिस्टर किया, ठीक है। और इंडिया के डेली केसेस की बात करें तो अराउंड 27,553 केसेस निकले हैं कल के दिन, एंड उसमें से ओमिक्रॉन वेरिएंट के अराउंड 1500 केसेस हैं। मूविंग फर्दर, सो काजीरंगा में जो क्या एलिवेटेड रोड बना रहे हैं। अब काजीरंगा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि फ्लड आता है बिकॉज ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, है ना, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर टर्न हो जाती है, जिससे फ्लड आने लगता है असम में, और वहीं पर काजीरंगा नेशनल पार्क है। सो यही चीज बताई गई कि काजीरंगा में नेशनल पार्क में अभी हम एलिवेटेड रोड बना रहे थे, जिससे जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, उनको सेफ्टी प्रोवाइड होगी, क्योंकि वो रोड्स एलिवेटेड रोड पे चले जाएंगे तो जो फ्लड है वो उनको इतना अफेक्ट नहीं करेगा। अफेक्ट भी करेगा तो मिनिमम अफेक्ट करेगा, जो अभी करता है उससे कम ही अफेक्ट करेगा। तो अभी उसकी परमिशन मिलना थोड़ा सा भी बाकी है फ्रॉम दी आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द वर्ल्ड न्यूज, बिकॉज ऑफ द 2700 फ्लाइट्स ग्राउंडेड, यूएस एयरपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा क्योस देखने को मिला। अब वो इसी वजह से हुई है क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो केसेस है बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसी के चलते यूएस गवर्नमेंट की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने यही डिसीजन लिया था, डिपार्टमेंट ने यही डिसीजन लिया था कि अराउंड अभी जो है वो ट्रैवल जो है वो जितना कम हो सके उतना कम करो। तो अराउंड 27 फ्लाइट्स को अभी कैंसिल कर दिया गया था ऑन अ सिंगल डे, जिसके चलते यूएस की एयरपोर्ट्स पे हमें क्योस देखने को मिला। मूविंग फर्दर, फ्रांस में इन दी सिटी ऑफ पेरिस एक मॉन्यूमेंट है, आर्क डी ट्राम्पी। तो आर्क डी ट्राम्पी जैसे कि इंडिया गेट है ना, इंडिया गेट बेसिकली मेमोरी उन लोगों की मेमोरी के लिए बनाया गया जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में अपना सेक्रीफाइस किया था, और आर्क डी ट्रम्पी सेम चीज है, उन्हीं वॉर मेमोरियल्स के लिए बनाया गया, जो लोग वॉर में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, या फ्रांस के लिए जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है ना। तो हुआ क्या, अभी बिकॉज ऑफ द न्यू ईयर यूरोपियन यूनियन का फ्लैग लहराया जा रहा था, लेकिन जो राइट विंग के लोग थे ना, अपोजिशन जो लोग हैं, उन्होंने टारगेट किया फ्रांस की गवर्नमेंट को, और आपके जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उनको टारगेट किया, उनको यही बोला कि फ्रांस के कल्चर को आप डिग्रेड कर रहे हो, क्योंकि आप बता रहे हो कि फ्रांस नेशन कोई है ही नहीं है, सब यूरोपियन यूनियन ही है। तो उसके रिटेलिएशन में फ्रांस गवर्नमेंट ने यूरोपियन यूनियन का फ्लैग जो है फ्रॉम दिस मॉन्यूमेंट रिमूव कर दिया। अब ये मॉन्यूमेंट जरूर लिख लेना, मॉन्यूमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसीलिए बनाया गया था कि हम जिन लोगों की डेथ हुई है, वॉर डेड, उनके मेमोरी में ये मॉन्यूमेंट को बनाया गया। मूविंग फर्दर, सो आज मंडे है तो आज इकोनॉमिक न्यूज नहीं आती, एंड स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।